हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम लोग लास्ट क्लास में यहीं पर थे। आज इसे खत्म करा दो, है ना? सब आप लोगों की माया है, बाल लीला ही तो है ये सारी, है ना? आप लोग के हाथ में है सब कुछ। सपोर्ट दोगे तो स्पीड से चल पाएंगे। हाँ जी बेटे, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, पेज नंबर बेटा 1.87। कॉन्ट्रैक्ट्स कब हमें नीड नॉट बी परफॉर्म की बात कर रहा है? हाँ जी बेटे प्लीज। कह रहा विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। पहली बात तो वहां पर दोनों पार्टीज की कंसेंट की बात है, और ये दोनों पार्टीज की कंसेंट पर ही पॉसिबल है। एक पार्टी अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए तो मैटर इतना इजीली सेटल होने वाला नहीं है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हमने सबसे पहले कहा है कि भाई हमारे ऐसे कब सिचुएशंस आती हैं जब दोनों पार्टीज एग्रीड है और ऊपर से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं। जैसे सबसे पहले उसने हमें क्या कहा, नोवेशन। क्या था ये? हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, दोनों ने एग्रीड होकर और नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो ऑब्वियसली पुराने कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गए, दोनों की कंसेंट से, कोई इसमें 1% कुछ नहीं बचा। अब नए कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो, ये सबको क्लियर था पॉइंट? 62 ने हमें ये बोला। फिर उसी में आगे कहता है रिसेशन। हाँ, इसमें पिछला कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, दोनों पार्टीज अलग, अब कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, ना तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई ऑब्लिगेशन और ना ही कोई पेंडेंसी, सब कुछ खत्म। ठीक है जी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना ऑल्ट्रेशन, जो आप लोग थोड़ा सा बच्चों ने कहा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, इसलिए उसको मालूम था कि बच्चों के अंदर ये डाउट्स आएंगे तो उन्होंने भी डिफरेंस बताया है। बट अगर बड़ा आराम से समझे, लाइटली लेकर इसे, जो नोवेशन है उसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म और नई तरीके से नई चीजें, सब कुछ नया डिसाइड हुआ, पार्टीज तक वही रही। जबकि जब ऑल्ट्रेशन आएगा तो ऑल्ट्रेशन के अंदर कुछ भी ऑल्टर हो सकता है, लेकिन उसी सेम एग्रीमेंट के अंदर, उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई तरह की सिचुएशंस बनती है। मान लीजिए ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना था बी का, अनफॉर्चुनेटली ए की डेथ हो गई, ए का लीगल ईयर उसमें आ गया, तो ऑल्ट्रेशन ही तो होगा, थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा। वो कह रहे सब कुछ सेम है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, विल परस्यू। तो जब वो लोग परस्यू कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन हो गया, पार्टी का नाम चेंज हो गया। दोनों पार्टी को लगा कि जिस वक्त एग्रीमेंट बनाया गया था उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमने डिसाइड की वो आज की सिचुएशन में थोड़ी सुइटेबल नहीं है। आज मतलब कई बार होता है ना, एग्रीमेंट कई कई साल पुराने होते। अभी मैं एक प्रॉपर्टी की डीलिंग करने गया था, तो एक हम छत खरीद रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा जी इस छत के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर का। अरे उसका कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एग्रीमेंट जो है 2027 तक है, फला फला रेंट आ रहा है। अगर आपको लगता है कि इसको आपने नहीं हटाना और ये रेंट अब आप चाहते हो कि खरीदने के बाद आपके पास आ जाए, तो एग्रीमेंट ऑल्टर हो जाएगा, नोवेशन की जरूरत ही नहीं है, मेरा नाम ऐड हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, वहां पर नाम मेरा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ऑनर चेंज हो गया, सब कुछ सेम रहेगा, हो गया। तो बस ये फर्क था, कोई डिस्चार्ज का सिचुएशन नहीं आई,
सिर्फ ऑल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है जी। जब हमने इन दोनों की बात की, देखो डिफरेंस क्या बता रहा है, नोवेशन एंड अल्ट्रेशन। ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ा था नहीं पढ़ा था ना लास्ट टाइम, पढ़ लिया था ये तो। क्या बताया था पहला डिफरेंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन। इसको अंडरलाइन कर लो, या जिसके पास अभी बुक नहीं है वो लिख लो। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि नोवेशन में सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओल्ड खत्म नया आ गया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वन। ठीक है जी। अगले ने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट इन केस ऑफ ऑल्ट्रेशन इट इज नॉट एसेंशियल टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मतलब ऑब्वियसली नया वो तो बनेगा ही। ठीक है जी, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सेकंड देखो क्या कह रहा है, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी में वेव। यहां पर क्या हुआ, एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट wholly or in part the performance of promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. In other words, a contract may be discharged by remission. क्या कहना, क्या चाह रहा है यहाँ पर बताओ, वन बाय वन। या तो डिस्पेंस कर दो, may dispense with और remit, या होली और इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मेड टू हिम में एक्सटेंड द टाइम, टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि मान लीजिए हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हो रखा है कि 1 अगस्त को पैसे देने थे, अब वो 1 अगस्त आ गई लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाया, रिक्वेस्ट बात हुई कि ठीक है भाई टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय रेमिशन। जरा एक बार एग्जांपल पढ़ लो, इसका एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है बताइए इसमें, बड़ा इजी सा है। क्या वो चाहे तो हाथ में लिखा है, हाथ भाई वो तो है ही। सेकंड वाली पार्टी उसने क्या कहा, देना तो 5 लाख था, 2 लाख दे दिया उसने। उसके बाद भी क्या हो रहा है, 3 लाख तो बाकी था, लेकिन वो क्या कह रहा है, समझ गए बात को। उसने साफ साफ कह दिया कि भाई तूने 2 लाख दे दिए, काम कर, कोई मतलब नहीं है बात में। अब वो चाह रहा था तभी तो उसने डिस्चार्ज कर दिया, तो आपके हाथ में है। आप किसी से पैसा उधार आपने दिया हुआ है, आप उससे मत लो और उसे कह दो कि यू डिस्चार्ज, खत्म का, आपकी इच्छा है। ये बार्गेनिंग का केस होता है कि तो एक मशहूर सी कहावत है ना हिंदी में, थोड़ी सी ऑकवर्ड से लगेगी लेकिन भागते चोर के लंगोट काफी। अब मान लो जो इंसॉल्वेंसी का केस नहीं होता, उसमें क्या मिलता है, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, 10% 20% जितना मिल जाए ठीक है भाई, खत्म। नहीं तो कोर्ट कचहरी करते रहो, फिर कोर्ट कचहरी में कई साल बाद मिलेगा उतना ही। एक एजम्पशन की बात हो रही है ना, कहीं लिखा नहीं होता है कि 10% ही मिलेगा, 20% ज्यादा भी मिल सकता है। अब इतने सारे लोग हैं, केस चल रहे हैं सबके ऊपर। अब प्रॉपर्टी कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी का क्या किया, ऑक्शन कर दिया, कुर्क कर दिया, अपने कब्जे में ली और उसे आगे बेच दिया, क्योंकि लोन भी तो कहीं से पे ऑफ करना है, तो उस लायबिलिटीज को वहां से सेटल करने की कोशिश की जाती है, उनके एसेट्स को सेल करने के बाद।
बट अ लेंथी प्रोसेस, इतना इजी प्रोसेस नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, तो ये वाला सिर्फ इतना सेंटेंस काफी है। प्रॉमिसी मे वेव, प्रॉमिसी चाहे तो वेव कर सकता है, मे वर्ड लिखा हुआ है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताओ, याद है? वॉइडेबल वर्सेस इलीगल। वॉइडेबल जो है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, और इलीगल जो है फॉरबिडन बाय लॉ हो गया। दो चीजें हैं बस। तो यहां पर वो कह रहा है कि वॉइडेबल जो अभी तक फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, अब उसको क्या कह रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, उसके बेनिफिट को रिस्टोर करने की बात हो रही है ऐसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जरा पढ़ो, जरा पहले एग्जाम्पल पढ़ लो नीचे वाला, फिर पढ़ेंगे, एकदम से समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। मैंने बताया था कि मेडिकल पॉलिसी कराइए, और मेडिकल पॉलिसीज की टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ होता है कि अगर आपको कुछ इस तरह की बीमारियां हैं या कुछ है तो वो आपको पर्सनली खुद डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हम उसकी अगर टेस्टिंग नहीं भी कर पाए, आपको बताना है अगर आपको अर्लियर मालूम है तो। अब क्या हुआ, an insurance company may resign a policy on the ground that material facts has not been disclosed. क्या कह रहा है, when it does so, the premium collected by it in respect of the policy reduced by the amount of expense incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder। क्या मतलब हुआ इसमें, आपने मेटेरियल फैक्ट्स छुपाए, मैंने पॉलिसी रिजाइन कर दी, एग्रीमेंट में गई नहीं है, वॉइडेबल था, यही चीज तो वॉइडेबल हो गई, क्योंकि मैंने मेटेरियल फैक्ट्स छुपाए तो वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो इसलिए वॉइडेबल हो गया। बट when it does so, the premium collected by it in respect of the policy, प्रीमियम कौन कलेक्ट करता है, इंश्योरेंस कंपनी। आप जब मेडिकल कराते हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, by it in respect of the policy reduced by the amount of expense, reduced by the amount of expense incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder। अब मैंने प्रीमियम पे किया, आपने पॉलिसी रिजेक्ट कर दी, अब मेरा प्रीमियम तो लौटाओगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आप होना कर रहे हो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मेरा प्रीमियम लौटाना है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को टेस्ट कराने पड़े, इंश्योरेंस कंपनी को आपके टेस्ट कराने पड़े, हमारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसमें उनका एक्सपेंस हुआ, उन्होंने वो एक्सपेंस माइनस करके अमाउंट आपको रिफंड कर दिया। तो वो क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, क्योंकि वो जो प्रीमियम पर अमाउंट था वो आपका राइट था, क्योंकि एग्रीमेंट बना ही नहीं, तो वापस करना जरूरी है। लेकिन क्योंकि आपकी वजह से कुछ खर्चा भी हुआ इंश्योरेंस कंपनी का, उतना अमाउंट डिडक्ट कर लिया, बाकी पैसा आपको वापस कर दिया। अब पढ़ते हैं ऊपर, देखो क्या कहना चाह रहा है। The law on the subject is when a person at whose option a contract is voidable resigns it। ये तो हम जानते हैं भाई, अगर voidable है तो उसने रिजाइन कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। The other party thereto need not perform any promise। खत्म, voidable है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो क्या अब आपको अपने ऑब्लिगेशन पे करने की जरूरत है? नहीं, need not to perform therein contained in which he is the promisor। यानी मैं जो प्रोमिसर था वहां पर, मैंने जो प्रीमियम पे करना था, मेरे को प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। द पार्टी रिजाइनिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट shall, if he has resigned any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be the person or whom it was received। घुमा फिराकर बोला है, आपको सिंपल सा लिखना है, मैं लिखवाता हूं, लिखिए जरा, इसके बारे में लिख लीजिए, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
पार्टी एट हुज ऑप्शन, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके और सिंप्लीफाई करके लिखवा रहा हूं, पार्टी एट हुज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, a contract is voidable, resigns it, RESCINDS voidable, क्या क्या लिखा आपने पूरा बताओ? resigns it, ठीक है जी। डॉट 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 डालकर लिखो, अदर पार्टी मे नीड नॉट टू परफॉर्म, अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म, अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस। अदर पार्टी, स्टार्टिंग से लिखो, when a person at whose option contract is voidable resigns it, डॉट 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 डालकर लिखो, अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म, अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस। अब इसमें लिखो, when the party who resigns the contract, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, when the party who resigns the contract if received any benefit, if received any benefit from another party, must restore the benefit, must restore the benefit। मतलब इन्होंने बड़ा घुमा फिरा कर लिखा है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन किया, इंश्योरेंस कंपनी, उस कंपनी ने अगर अदर पार्टी से कोई बेनिफिट लिया है यानी प्रीमियम, मस्ट रिस्टोर, वो रिस्टोर करना पड़ेगा बेनिफिट किसको, एक्चुअली लिख भी रहा है लास्ट में, किसको, टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वाज रिसीव्ड। तो रिस्टोर तो हमेशा उसी को किया जाता है, तो जानबूझकर ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, आ गया। अब नीड नॉट टू परफॉर्म, इंश्योरेंस कंपनी ने कैंसिल कर दिया और प्रीमियम का अमाउंट वापस कर दिया। अब मुझे भी कोई प्रॉमिस पे नहीं करना, ना उधर से कोई प्रॉमिस पे होगा। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट यहां समझ आ गया, ये वॉइडेबल ऑप्शन था। हाँ, फोर्थ पॉइंट अभी तक वॉइडेबल की बात हो रही थी, अब वॉइड आ रहा है। देखो आप लोग ध्यान से समझो कि आप लोग पीछे ना पूछ रहे थे कि सर जब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर रिसाइंस होगा, उसको अगर कुछ मिला तो क्या करा जाएगा उस पैसे का, ये उसके आंसर आ रहे हैं अब आपके पास। मैं कहता हूं ना कि आप जो क्वेश्चन पुट करोगे उसका आंसर मिलेगा, तो वो उसका आंसर आ रहा है। वॉइडेबल में आंसर समझ आ गया कि वॉइडेबल होगा तो जिसको भी बेनिफिट वो रिस्टोर करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, बताओ क्या कह रहा है, मेन हेडिंग में ही बताओ क्या कह रहा है। सर एक चीज पूछिए, अगर जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वो तो देगा, और जो नहीं करना है वो भी देगा, जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो तो बात आ गई। जिसने वॉइडेबल वाली बात थी वो ऑप्शन पर था, जिसके उसको अगर बेनिफिट मिला है तो वो वापस करेगा, अगर वो शिफ्ट इस तरफ हो गया तो इनको वापस करना पड़ेगा। एक आएगा केस आगे, उसमें क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देना था और बाई चांस पता चला कि ये तो गलत हो गया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी दे चुकी है,
इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी दे चुकी है, केस आप आगे ऐसा पढ़ेंगे। उसमें हुआ क्या था कि जो प्रीमियम पे किया वो बाय चेक दिया गया और वो चेक बाउंस हो गया। अब वो चेक बाउंस हो गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ। लेकिन बाय मिस्टेक इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इंश्योरेंस का क्लेम दे दिया, जैसे कोई डेथ हो गई होगी, कुछ भी हुआ होगा बाय मिस्टेक, तब ध्यान नहीं दिया गया। अब जब मैटर खुला कि ये क्या हुआ जी, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से ही कंप्लीट नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं था तो एक तरीके से तो वॉइड ही था और हमने इनको पैसे दे दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा वापस ले लिया। उन्होंने वापस लिया सारा पैसा और वापस हुआ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले कंप्लीट ही नहीं था। जो आप पूछ रहे हो उसका यही है आंसर। अब बेनिफिट उधर चला गया था तो उन्होंने वापस ले लिया। समझ गए बात को? ऑल तो वहां पर रिजाइन भी किसने किया था? इंश्योरेंस कंपनी ने। लेकिन बेनिफिट रिस्टोर की बात हो रही है। मुझे मिल गया तो मैं वापस करूंगा, उनको मिल गया तो वो वापस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए वो सिचुएशन आएगी। अभी एक अब आएगा केस, यहां पर कह रहे हैं ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां भी फिट बैठ रहा है। obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void। एडवांटेज मिल चुका है उसे, जबकि एग्रीमेंट या ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट जो था void था। voidable तो होता ना ऑप्शन है, voidable में तो ऑप्शन होता है कि आपने void कर दिया, void तो void ही है। समझ गए? अब देखो क्या कह रहे हैं, इसका भी पहले एग्जांपल पढ़ लो। एग्जांपल पढ़ लीजिए पहले जरा। कौन पढ़ेगा? एक बार पढ़ो, पीछे से कोई बच्चा पढ़ो, आप ही पढ़ो। To marry C, his daughter C is dead. एक मिनट, वो आप मिक्स कर दे। बी ने प्रॉमिस किया क्या? सी से मैरी करेगा और वो कौन है? ए की डॉटर। ये थोड़ा सा मिक्स कर देता है आगे। His daughter C is dead at the time of promise. The agreement is void, but must repay A 1 lakh. बेटा एज डॉटर अलग है। अब इसमें क्या है ना, अभी आगे आने वाले टाइम में वो कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे। अब आपको ये भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमा पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर वाले में आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम अगर पंक्चुएशंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा था इसलिए ऐसा किया, फिर इसका रिजल्ट ये निकला। हम मिक्स करके पढ़ जाएंगे, पंक्चुएशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पढ़ाने की एक्सरसाइज इसलिए हो रही है क्योंकि आगे मुझे कम्युनिकेशन भी तो देखना है भी। समझ आए बात को? तो कोई माइंड मत करना प्लीज, अगर मैं कहीं किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करूं या कुछ समझाने की कोशिश करूं, सबके लिए होगा, वो एक के लिए नहीं होगा, ये पहले बता दो। तो कई बच्चे कई बार दिल पर ले जाते हैं कि सर ने हमारे टाइम पर ही क्यों टोक दिया, तो दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। हाँ जी, फिर से पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। A pays B 1 lakh in consideration of B's promising to marry C. हल्का सा हॉल्ट, तो कह रहे कॉमा आएगा तो हल्का सा हॉल्ट है। B's daughter C is dead at the time of the promise. The agreement is void, but B must repay A 1 lakh. In case the plaintiff hired a go down from the पहला केस समझ आ गया? ठीक है जी। डाउरी अब नहीं, डाउरी कहाँ गई? सी मर गई, सी लड़की थी ना। हाँ, सी मर गई भाई। मतलब अब यहाँ पर डाउरी तो कैसे कह सकते हैं? अब लड़का दे रहा है यार, लड़का दे रहा है पैसे, तो डाउरी तो क्या कहलाती है जब लड़की के यहाँ से लेते हो आप? लड़की के पापा से, लड़की के पापा से। अच्छा, ये दे रहे चलो नहीं, देखो डाउरी के सीन अलग होते हैं।
जो गिफ्ट्स होते हैं ना वो डाउरी में काउंट नहीं होते। अब ऐसे तो बेटा डाउरी अगर हो जाएगी तो फिर तो सारे फंस जाएंगे। किसी पंडाल में चले जाओ, बाहर एक नई नवेली कार खड़ी होती है, हाँ फिर तो सारे धस जाएंगे। डाउरी नहीं है क्या वो? अगर ऐसे देखो तो डाउरी है, बट वो क्या है कि फादर की तरफ से गिफ्ट है, और जब गिफ्ट है तो डाउरी नहीं है। डाउरी कब होती है कि जब आप मांगते हो। वो ये कहते हैं कि डाउरी कब है, जब मांगते हैं। यहाँ पर तो लड़की का फादर प्रॉमिस कर रहा है, मैं थोड़ी मांग रहा हूँ। लड़की का फादर कह रहा है कि आई विल पे यू 1 लाख रुपीज, लेकिन अनफॉर्चुनेट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो अब तो उसका कोई वजूद ही नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट का। द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे ए रुपीज 1 लाख। अब उसमें वो ये नहीं कह सकता कि भैया हमने ये चीज पढ़ी हुई थी नेसेसिटी वाले मैटर में, नेसेसिटी वाले में भी था ना कि उसकी एसेट देगी, उससे ऊपर के लिए नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि वो आपकी गलती है, माइनर के लिए वो आपकी गलती है। फिर एक हमने केस पढ़ा था बोल्टन वर्सेस जोन्स में, उसने भी वापस नहीं किया था क्योंकि वो कंज्यूम कर चुके थे। अब वो क्या करें? दो चीजें, क्योंकि उसमें तो वापस आना पड़ेगा ना ब्रोकर हर्स्ट को लेने के लिए, ब्रोकर हर्स्ट आएगा नहीं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर बाय चांस ब्रोकर हर्स्ट आ जाए तो, अच्छा चलो बताओ, बाय चांस ब्रोकर हर्स्ट आ जाए क्या अलाउ हुई, पैसे दो। सर वो क्यों आएगा? वो तो मेरे उसी अकाउंट में अपना बिजनेस अरे बेटा आप लोगों की क्रिएशन है, बच्चे के दिमाग में आया, उसने उससे पूछ लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ब्रोकर हर्स्ट वापस आ जाता तो क्या होता? सर फिर तो लेने ऐसे नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा तिकड़म लगती वहां पर बोल्टन को अपना एजेंट शो करना पड़ जाता, ब्रोकर हर्स्ट को तो पैसे देने पड़ जाते। अब ब्रोकर हर्स्ट तो पिक्चर में तभी आएगा जब बोल्टन थोड़ी सी चालाकी चलेगा, है ना। वो चालाकी वो यही चल सकता है कि भाई आ जा यार, मैं दिखा दूंगा कि मैं मैनेजर हूँ आपका, मैंने भेजा है, अब मैं पैसे मांगने आया हूँ। तब ब्रोकर हर्स्ट कहेगा कि हाँ इज माय मैनेजर, दे दो, बाकी बाद में आते थे कर लेंगे। हाँ तो वो थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ही कैन नॉट क्लेम, अदरवाइज ही कैन नॉट क्लेम, अदरवाइज भी है कि ही कैन नॉट क्लेम। अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाएगा तो ही कैन नॉट क्लेम। समझ गए बात को? हाँ जी। अब अगले वाले एग्जांपल में आ जाओ, क्या कह रहा है, जल्दी से जल्दी पढ़ना है। इन केस in a case the plaintiff hired a go down from the defendant for 12 months for 12 months and paid the whole of the rent in advance. After about 7 months, the godown was destroyed by the fire without any fault or negligence on the part of plaintiff, and the plaintiff claimed a refund of a proportionate amount of the rent. बेटा सुन लो यार, Hence, the plaintiff was entitled to recover the rent for the unexpired term of the month. देखो कंडीशन लगाई है, कंडीशन उसने क्या लगाई है कि प्लेंटिफ की कोई मिस्टेक नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन में उसकी प्लेंटिफ की कोई मिस्टेक नहीं है। गोडाउन लॉस बाय फायर हो गया, पूरा डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया एक तरीके से। तो उस सिचुएशन में क्योंकि 7 महीने तक तो ठीक रहा, अब जब आग लग गई, गोडाउन ही खत्म हो गया, तो अब उसको बाकी के 5 महीने का वो रिफंड मांग सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन सब्जेक्ट टू उसकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ये उसे प्रूव करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि जहां आग लग गई वहीं उसी डेट से फिर वो वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट उस डेट से क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि अब उसके यूज में नहीं रहा।
और बाई चांस उसकी गलती होती तो उल्टा हो जाता, फिर तो उसको बल्कि पूरा उसे हर्जाना देना पड़ता, जो भी नुकसान हुआ वो भी इसको पे करना पड़ता। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे बेटा। The act requires that the party must give back whatever he has received under the contract. The benefit to be restored under these section must be benefit received under the contract and not any other amount. नॉट एनी अदर बेनिफिट की बात हो रही है, वही रिफंड करना पड़ेगा। आगे आगे He agrees to sell land to B for ₹4 lakh. B pays to A 40,000 as a deposit at the time of the contract. The amount to be forfeited by A if B does not complete the sale within a specified period. B fails to complete the sale within the specified period, nor is he ready and willing to complete the sale within a reasonable time after the expiry of that period. ठीक है A is entitled to resign the contract and to retain the deposit. भाई, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं की जा रही, साफ आ गया। देख रहे हैं, पहले पढ़ा हुआ हमने सारा, अब उसको ही वो बता रहा है। The deposit is not a benefit received under the contract. It is a security that the purchaser would fulfill this contract and is entitled to the contract for the sale of the land. उसको बेनिफिट नहीं माना गया जो सिक्योरिटी दिया गया। सिक्योरिटी का मीनिंग यही है, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मीनिंग यही है कि जिससे कि आप बाउंडेड रहो और आप आगे कोई ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना करो। ये तो बाउंड करने के लिए, सिक्योरिटी में तो यही होता है, सिक्योरिटी फोरफीट हो जाती है फिर। तो कह रहा है कि बस एज पर लॉ ये हुआ, बेनिफिट नहीं था, बेनिफिट वापस हो गया। अब आ जाते हैं वापस, अब इसका मेन जो वो था, क्या कहना चाह रहा था, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वर्ड एग्रीमेंट। तो जो उसको वर्ड एग्रीमेंट के अंदर एडवांटेज मिला वो उसे रिफंड भी करना पड़ेगा। तो इसमें जो सी वाला एग्जांपल है, एबीसी वाला एग्जांपल बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement, any person आ गया और contract is bound to restore it। तो सिर्फ छोटा सा लिख लो, any person received any advantage must restore। So can you repeat? हाँ जी, मैंने बोला है एनी पर्सन who received any advantage must restore when the contract becomes void। when the contract becomes void। देखो नीचे की जो दो लाइनें वो बड़ा क्लैरिफाई कर रही हैं आपके डाउट्स को। ये जो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 65 का दो लाइन एकदम क्लैरिफाई कर रही हैं। कहता है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन इट इज क्लियर दैट इन सच अ केस either the advantage received must restore back, मैंने ये लिखवाया अभी तो, must restore back और a compensation, ठीक है, वो restore back हो जाएगा। बट जो अब जो लाइन आ रही कितनी अच्छी है देखना, sufficient to put the position prior to contract। यानी आप ये सोच कर चलो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं बना होता तो सिचुएशन क्या थी। जैसे आपसे मैंने 20,000 रुपए ले लिए एक एग्रीमेंट के तहत, अब वो एग्रीमेंट बाई चांस वॉइड हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं बना होता तो उस वक्त क्या होता, वो 20,000 किसकी जेब में होते, आपकी जेब में। तो आई हैव टू रिस्टोर इट, मुझे वो आपकी जेब में डालना है।
और मान लीजिए मैंने आपको कुछ एक पार्ट मैंने भी ट्रांसफर कर दिया था, वो ट्रांसफर होना चाहिए था क्या? नहीं, वो मेरे पास होना चाहिए था, तो वो आप वापिस करो। ये कहना चाह रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट? सब रिस्टोर हो जाएगा भाई। अगर मान लो मैंने एक्सपेंस किए तो क्या वो एक्सपेंस होते? तो इसका मतलब वो पैसे मेरी जेब से गए, who will fulfill it? You will fulfill it. Restore, इसीलिए तो कह रहा हूं कितना अच्छा लिखा है, sufficient to put the position prior to contract। अंडरलाइन कर लो बुक में, अदरवाइज आप कैपिटल लेटर में लिख लो इसे, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर में, sufficient to put the position prior to contract, sufficient to put the position prior to contract, कैपिटल लेटर में लिख लो, बुक में इसको मार्क कर लो। हाइलाइटर यूज करते हो ना बुक में, वेरी गुड, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया करो। आपकी बुक वन टाइम यूज होनी चाहिए, ध्यान रखना। मेक योरसेल्फ सो मच कॉन्फिडेंट कि वन टाइम यूज है। तो उस वन टाइम यूज बनाने के लिए हाइलाइटर यूज करना हो, पेन पेंसिल कुछ भी यूज करना कर, फाड़ने फूटने के अलावा, है ना? कहीं कहो कि अब तो वन टाइम यूज है सर। फिफ्थ पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ, अब सब कुछ हो रहा है, रिसाइन भी हो रहा है, तो कम्युनिकेशन तो इसका भी होना जरूरी है। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आया था ये, है ना? ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, और उसके साथ में उसका रिवोकेशन भी कर रहे थे हम लोग। इंटररिलेटेड है, देखो अब सब चीजें आपको समझ में आएगा। हाँ, ये पहले पढ़ा था और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ आ रहा है, ठीक है ना? क्या कह रहा है सेक्शन 66 में, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। कौन पढ़ेगा? बहुत आसान सा, ये तो पहले पढ़ा हुआ है, सेक्शन 4 में बता ही रहा है, पढ़ो। Communication of recession, section 66. You have noticed that a contract voidable at the option of one of the parties can be rescinded, but recession must be communicated to the other party in same manner as a proposal is communicated under section. लिखो, ये लिखिए, यही लिखिए, जरा लिखो जरा। अभी एक मिनट पहले लिख लेते हैं पॉइंट, फिर पढ़ाऊंगा, चिंता ना। लिखो जी, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन सेक्शन 66। इन द सेम मैनर, कम्युनिकेशन ऑफ, क्या है ये? कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, एक तरीके से वही रिवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन मस्ट बी इन द सेम मैनर इन विच द प्रपोजल वॉज मेड, और उससे बेस्ट हो जाए चाहे। हाँ लिखो, मैं कह रहा हूं, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन must be made in the same manner in which the proposal was made, ठीक है जी। एक लाइन और भी कह रहा है, वो भी बहुत अच्छी है, पढ़ लीजिए। Similarly, a recession may be revoked in the same manner रिसेशन भी रिवोक हो सकता है as the proposal is revoked. अब पहले तो हम लोगों ने आपस में कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है जी, वो याद है वो चिट्ठी भेजा करते थे, हमने एग्जाम्पल लिया था। Yes, letter post कबूतर के थ्रू या बाय लेटर पोस्ट। अब क्या हुआ, जब मैंने रिसेशन के लिए लेटर भेजा, पहले मैंने ऑफर किया, ऑफर को रिसाइंड कर रहा हूँ, रिसाइंड के बाद उस रिसाइंड को भी रिसाइंड करना चाह रहा हूँ, तो नहीं यार गलती हो गई, नहीं समझे? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ करना है, हाँ, अब उस रिसाइंड को भी रिसाइंड करना है कि नहीं यार गलती हो गई यार,
मैंने तो भेजना किसी और का था, वो आपका नाम लिख दिया गलती से, या कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, उसको भी रिसाइन करना, तो प्रोसेस वही हो जाएगा। टाइम का तो वही खेल होगा, टाइम का खेल सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर रिसेशन को भी रिवोक करना चाहते हो तो उसका तरीका भी वही रहेगा जो प्रपोजल का था, यानी सबका मैनर सेम, सबका मैनर सेम, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर रिजिड मत हो जाना, कहीं रिजिड हो जाओ एकदम कि सर बाय पोस्ट बोला था तो बाय पोस्ट आपने तो कहा था सेम मैनर। बेस्ट वे हो सकता है, ये मत कहना कि सर बेस्ट वे नहीं हो सकता, बेस्ट वे जरूर हो सकता है। बेस्ट वे मतलब कि आपके सामने वो खड़ा है, उसको आप बोल सकते हो, या आपको लगता है कि आपके पास टेलीफोन की फैसिलिटी है, आप उसे यूज कर सकते हो। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, क्लियर क्लैरिफाई होना चाहिए। वो मैनर का मतलब है कि उसके पास हो जाए, नो डाउट वैसा तो होना ही चाहिए, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो क्या है कि लैंग्वेज ऑफ सेक्शन ये है कि उस मैनर में कम से कम जरूर होना चाहिए जिस मैनर में आपने करा है, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं दिया मैंने। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट लिखो जी, क्या कह रहा है? इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। 67 सेक्शन 67 अफोर्ड वर्ड आ रहा है बेटा, बात ध्यान रखना, यहाँ पर अफोर्ड वर्ड की इंपॉर्टेंस है, अफोर्ड वर्ड की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो। इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, और इसके एग्जाम्पल में बिल्कुल अच्छा सा आंसर दिया हुआ है, हम सब पे अप्लाई होता है है ना, हम सब पे अप्लाई होता है। If an apprentice refuse to learn, teacher cannot be held liable for not teaching, है ना। Afford, अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो क्या कर, बोलो। हाँ वो तो ऑब्वियसली, लेकिन मेन चीज है कि देखो बेटा, सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, है ना। आप में से किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है। मैं टेस्ट पेपर चेक कर रहा था तो कुछ एक बच्चों ने, मतलब मुझे तो डाउट हो गया कि चीटिंग तो नहीं की, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब मैं अपने आज नहीं दे पाऊंगा, मैं ना 2 दिन थोड़ा सा बिजी रहा, मेरे को कल एक केस फाइल करना बेटा, उस चक्कर में तो मेरी ड्राफ्टिंग बहुत पेंडिंग थी। तो हाँ बेटा, कल अगली क्लास में पक्का डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन काफी पेपर चेक हो गए हैं, तो जो मैंने चेक किए तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बच्चों ने थोड़े से तेज तुक्के भी डाले हैं, कुछ बच्चों ने अपने तरीके से, तो मैं उसमें आपको, मैं ना एक्चुअली बेटे बड़ा थॉरो चेक करता हूँ। आप जब देखेंगे ना जिसके हाथ में भी आंसर शीट आएगी वो अपने आप समझ जाएगा कि सर ने मेहनत की है। मैं ऐसे नहीं कि एक पेपर चेक कर दूं, किसी को पकड़ा दो जिसमें कर दो, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, लॉ में पॉसिबल नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं जानता हूँ, है ना। बाकी मैथ्स अकाउंट्स में मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर एक पॉसिबल है कि हाँ भाई ये देख लो इसमें ऐसे लिखा होना चाहिए, चेक कर सकते हो। लॉ में किसी को दे नहीं सकता, और क्योंकि मुझे आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं अभी शायद शो नहीं कर पाता, लेकिन मैं बच्चों को बाय हार्ट पढ़ाता हूँ। मेरे को ये नहीं होता कि मैं ऊपरी मन से पढ़ाऊं या मेरे को फीस मिल रही है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे सूनर और लेटर आप मेरे साथ और जुड़ेंगे तो मैं बच्चों को, ये कोशिश रहती है कि भैया सारे बच्चे हमारे जल्दी जल्दी पास हों, सीए बने, है ना। आई फील वेरी मच प्राउड कि भाई सबका विजिटिंग कार्ड मेरी पॉकेट में हूँ, ये मेरा स्टूडेंट था, यहाँ कभी पढ़ा था और ये सीए बना, तो मैं बड़ा खुश फील करता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि हाँ भाई, तो आपको आगे और रियलाइज होगा, क्या छोड़ो ज्यादा नहीं फोर्स में जाते। तो मैं जो देख रहा था बच्चों के, सबके अपने अपने प्रेजेंटेशन के स्टाइल है, मैं उसको ठीक कराऊंगा कि यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं उसमें एक हल्का सा बता देता हूँ, जो डिफरेंस बिटवीन है, हमेशा बेटा डिफरेंस बिटवीन कॉलमनर शेप में होना चाहिए। कुछ एक बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया है पैराग्राफ शेप में, वो नहीं चाहिए।
इस बेसिस हाँ बिल्कुल 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 बेटा, मेन तो वही है, स्कोप, रीजन। देखो मान तो लेगा टीचर, लेकिन फिर कुछ आपका 1 नंबर 2 नंबर कट जाएगा। प्रेजेंटेशन भी जो करनी है मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, आप अब तक अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में सारे बच्चे सेम आंसर देते आ रहे हैं, लेकिन सेम मार्क्स लेते हुए नहीं आ रहे। सेम आंसर पे सेम मार्क्स क्यों नहीं मिलता? प्रेजेंटेशन का खेल होता है, हैंड राइटिंग भी मैटर करती है। पता नहीं सर क्या होता है। अब कुछ बच्चे मैंने मार्क कर रहा हूँ जहां पर कुछ एक जगह स्पेलिंग की एरर हो रही है, जल्दबाजी हो रही है, मुझे मालूम है। और जल्दबाजी के बाद क्या है कि जो केस हैं वो सारे केस सारा अंग्रेजी केस है, हमारे इंडियन नेम नहीं है ना। अब ब्रोकल हर्स्ट अगर लिखना है तो हर्स्ट की स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन ना समझ में आए तो हर्स्ट कर देंगे, कुछ लोग कुछ हर्स्ट कर देंगे। बट वो कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल। देखो क्या होता है बेटा, सुनो, आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, अगर आपको उससे कंसर्न सेक्शन याद है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको उससे कंसर्न कोई केस स्टडी याद है, केस लॉ याद है, तो सोने पे सुहागा। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, बोलने में जो आ रहा है सोने पे सुहागा, ये मार्क्स में फिर इफेक्टिव होता है। मेरी जब आपको आंसर शीट चेक की हुई मिलेगी, उसमें सब कुछ मिलेगा कि कहाँ नोट लिखा है, और वो नोट लिखा है तो मैं वो भी मार्क करता हूँ, सेक्शन लिखा है उसको भी मार्क करता हूँ, केस लिखा है उसको भी मार्क करता हूँ। कहीं स्पेलिंग मुझे दिख गई, सारी तो मैं भी नहीं चेक कर पाऊंगा स्पेलिंग्स, क्योंकि अब एक एक इंग्लिश थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन जहां स्पेलिंग दिख गई अगर गलत है उसको सर्कल डालूंगा, वो सब आपके लिए पूरा रख के जाऊंगा। जहां बच्चों ने हेडिंग नहीं लिखी वो सब लिखूंगा। अभी तो मैं बड़ा लीनियंसी से चेक कर रहा हूँ, पहले ही बता दूं, अगले बार आपके उसमें मार्क्स काटता जाऊंगा जहां जहां मैं सबको सर्कल डाल रहा हूँ। वो आपके लिए हिंट है कि अगली बार से इन जितने सर्कल लगेंगे मार्क्स उसी हिसाब से कटेंगे, है ना। देखो क्या कह रहा है 39 सेक्शन, एग्जाम्पल देख लो क्या कह रहा है। एक एग्जाम्पल 39, और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप अपना लिखते हैं तो ना अपने उस पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखा करें अपनी आंसर शीट पे। हम मतलब मैं कुछ किसी से पूछ तो सकूं डायरेक्ट, अब मैं सोचता रहूं। हालांकि सबके मोबाइल नंबर उसमें है, लेकिन सबके नाम सेव नहीं है ना उसमें, अब इंडिविजुअली मुझे सेव करने पड़ेंगे। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है? A contract with B to repair B's house. B neglects to refuse to point out to A the places in which his house requires repair. A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. ये ऐसा पहले भी पढ़ा था हमने केस, मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको मौका ही नहीं दे रहा। हमने कहा यहाँ पे रिपेयर कराना है, मिस्त्री बाहर खड़ा है, लेबर बाहर खड़ी है, लेकिन मैं करा भी नहीं भाई, कमरा भी खाली नहीं होगा, मैं उसको मौका ही नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस। मैं उस प्रॉमिस को निग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था रूम खाली मिलेगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है? द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल और एज टू द एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज देयर बाय। यानी ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो पाएगा? खत्म। वॉइडेबल और क्या, ये तब भी पढ़ा था हमने वॉइडेबल। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। सेट्स में याद करना, सेट्स में याद करना। अगर लगेगा बेटा, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब लॉ मेकर्स लॉ बना रहे थे, जब वो डिस्कशन कर रहे थे, तो एक डिस्कशन पे वो सेक्शन तैयार हो गया और बाद में उसका कुछ और दिखा तो फिर वो एक सेक्शन तैयार हो गया।
इस तरह से हुआ, वो इंटरलेटेड हुए। अब जैसे कुछ भी केसेस होते हैं, जैसे आप कहीं देखेंगे किसी का कि भाई किसी के ऊपर क्या क्या धाराएं लगी है, लड़ाई वड़ाई की धाराएं होती है। अब आप कहोगे सारी एक जगह क्यों नहीं मेंशन सर? अब जब लड़ाई होगी तो चोट भी लगेगी तो उसका सेक्शन भी वही मेंशन हो, है ना, उसकी चेन वेन भी टूट सकती है, उसका भी सेक्शन वही मेंशन हो। तो ऐसे नहीं होता, हर चीज अलग अलग है। हर जो एक एक्टिविटी हो रही है उसका एक अलग इम्पैक्ट है। हर्ट हो रहे हैं तो हर्ट दो तरह के हैं, ग्रीवियस हर्ट अलग हो गया, उसका अलग से लगेगा सेक्शन। सिंपल इंजरी है उसका अलग सेक्शन है। लड़ाई करते वक्त क्या चल रहा होता है मुंह से, उसका अलग सेक्शन है ना, उसका अलग सेक्शन है। गिरीबान पकड़ी अलग सेक्शन हो गया। बाई चांस सामने वाली पार्टी फीमेल निकली और आपने गिरीबान पकड़ ली, सेक्शन ही चेंज हो गया, एकदम सेक्शन चेंज हो गया। अब देख रहे हो वाला केस मैंने जो कहा था श्रीकांत वाला, हुआ ना अरेस्ट, मैंने कहा था बेल मिल ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। ये चीजें ऐसी थोड़ी थोड़ी देखा करो। अब लॉ से कंसर्न है ना आप लोग, तो लॉ से रिलेटेड वाली चीजें जरूर न्यूज पढ़ा करो, है ना। और वो कितनी सैड न्यूज भी आई आप लोगों के लिए, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अरे झुंझुन वाला सैड न्यूज ही तो है बेटा, नहीं पता? स्टॉक मार्केट का भाई किंग कोबरा था, उसकी डेथ हो गई अभी 3-4 दिन पहले, 62 ईयर ओल्ड। आपने वाले की बात मुझे याद आ गया। अब जैसे उसके जो शेयर्स हैं, आपको उस पर राइट किसका उसके बस अपने नहीं, मतलब एक्चुअली तो राइट बन गया, बट दे हैव टू fulfill some legal formalities। थोड़ा जोर से सब बेटे लीगली इसको ट्रांसफर हो जाता है। अगर चाहे कुछ लिखना ना भी हो किसी के नाम पे, लिखा होगा तो बहुत ही बढ़िया है। अगर सुन लो मेरा आंसर, सुन लो, विल बनी है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर विल नहीं बनी हुई तो फिर एज पर लॉ होगा, तो एज पर लॉ में लीगल ईयर्स की एंट्री हो जाएगी। अगर लीगल ईयर्स अभी मान लो माइनर होंगे तो फिर वो गार्जियंस के पास चला जाएगा, इस तरह से समझ के बाद। पर माइनर होंगे नहीं, चांसेस नहीं है, लेकिन जो मैंने पिक्स देखी उसमें बच्चे छोटे छोटे ही दिखा रहे हैं। इसके ऊपर पता नहीं, जो भी है, मैंने ज्यादा सर्च नहीं की। उसके विकिपीडिया पर तो 3 दिखाए हैं, 2 आर ट्विंस एंड 1 इज डॉटर। मेल ट्विंस है और एक डॉटर है, उसकी डॉटर शायद बड़ी है। अब इक्वल राइट्स है, डॉटर को और सन को इक्वल राइट्स है, उसमें कोई वो नहीं है। बेसिकली डिस्चार्ज का मीनिंग क्या था? हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो रहे हैं, कैंसल वर्ड प्रॉपर नहीं है। मेरे ऑब्लिगेशन से मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ, तो मेरे ऑब्लिगेशन से मैं डिस्चार्ज हमेशा सिर्फ कैंसिल से थोड़ी होऊंगा। मैं फुलफिल कर दूं, मैं सारी ड्यूटी पूरी कर दूं तो भी तो मैं डिस्चार्ज ही कहलाऊंगा, है ना। तो डिस्चार्ज, मैंने इसलिए पहले डिस्चार्ज वर्ड का मीनिंग आप लोगों से इसलिए पूछा कि आप लोगों को क्लियर ये होना चाहिए, फ्री हो गया। और आप फ्री हो गया, आप लोगों को सबको बोलना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ बेटे, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। किसी ने कहा होगा ना कि जब तक आप अपनी मेमोरी को हल्का नहीं करोगे तो उसके अंदर स्पेस नहीं बनेगा। तो नेगेटिव वाली थॉट्स के लिए नेगेटिव बाहर करो, बोलो, और बोलकर उसको दूर कर दो, फिर उसके लिए स्पेस बन जाएगा पॉजिटिव के लिए। तो क्या कह रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड। ऑब्लिगेशन कम टू एन एंड, लिखो डिस्चार्ज का मीनिंग लिखो। Obligations come to an end. Obligations
कम टू एन एंड। देखो जब कुछ समझाने की बात आती है, मान लीजिए आपको, जैसे मैं उस दिन बता रहा था, ज्यादा लिखना है तो आप पहले डिस्चार्ज का मीनिंग बता देंगे कि डिस्चार्ज का मीनिंग ये है अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई आप जैसे अपने ऑब्लिगेशन आपके एंड हो गए, आपके ऑब्लिगेशंस खत्म, डिस्चार्ज हो गए आप। एक कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डेज। अब नीचे बता रहे हैं, पहला लिखो, हाँ लिखते हुए चलेंगे छोटा छोटा। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 40 जरा एक बार पढ़ लीजिए। A contract to sell his car to B on the agreed price as soon as the car is delivered to B and B pays the agreed price for it. The contract comes to an end by performance. दोनों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, काम खत्म। अब बचा क्या? आप गए, बुक खरीद कर ले आए, पैसे दे आए, बुक ले आए, आप क्या बचा? कुछ नहीं। A contracted to supply certain quantity of timber to B. B made the supply of timber at appointed time and place, but A refused to accept the delivery. This is called attempted performance. तो ऊपर वो जो दो डिफरेंस बता रहा था मैंने, इसलिए पहले का एग्जाम्पल पढ़ लो, उससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। पहला वाला एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा वाला अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर दी, है ना। आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आप क्या कहते हो? अपीयर हो गए, अटेम्प्ट हो गया, मैंने अटेम्प्ट अपना कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब यहां पर क्या कह रहा है? तो सिंपल है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो लिख लीजिए डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में ए एक्चुअल, बी अटेम्प्टेड। सेकंड, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अभी पीछे पड़ा था नोवेशन वाला, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसमें तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में आपका एकदम से आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसके ब्रैकेट में सेक्शन 62 लिख लो बस आप, सेक्शन 62 रिपीट, सेक्शन 62 रिपीट। थर्ड, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या था एग्जाम्पल इसका, याद है? मैजिक। हाँ, कई चीजें हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के तो हमने कितने सारे कर लिए, शिप डूब गया, फ्लड से हमारी फसल खराब हो गई, मैरिज के लिए अभी अभी पढ़ लिया कि वो लड़की की बेचारी की डेथ हो गई, है ना। एक में मैड हो गया था एक बंदा शादी से पहले ही, बताओ, है ना। शादी हो गई है, दूल्हे को उठा लिया, तो फिर इसमें भी क्या कहते हैं? उठा लिया मतलब अगवा कर लिया। अच्छा, मतलब वो समझा नहीं ना, ये बता ना कि किडनैप कर लिया। हाँ, तो अभी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो हो ही गई, और उस टाइम में तो मिल ही जाएगा ना। उस वक्त तो एट द ऑप्शन, तो लड़की के ऑप्शन पे तो वाइडेबल हो ही गया। कह सकती है भाई, अब नहीं करूंगी, है ना। भाई टाइम क्लॉक तो आ गया ना।
टाइम क्लॉज तो आ गया कि टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, वो उसके हाथ में ऑप्शन चला गया। देखो लॉ जो कह रहा है वो तो लॉ कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, लॉ कह रहा है। क्यों कहते हैं सर लॉ नहीं कहेगा तभी तो, अगर लॉ नहीं कहेगा तो मैडम घर से यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। आपके मतलब कोई इस चीज को नेगेटिव मत लेना, लेकिन फिर भी ये कुछ एक एरियाज ऐसे हैं यहाँ पर लॉ अगर हटा दिया जाए भैया, मैं अभी रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता ये बात, लेकिन हम भी हाथ जोड़ देंगे अगर लॉ एक बार के लिए वहां से हटा दिया जाए और छोड़ो सब जगह, बस वहीं बेटा। मैंने कहा पहली भाई, मैंने पहले सॉरी बोल दिया कि इसको दिल पर मत लेना। अब मैं क्या करूं, साकेत कोर्ट गवाह है इस बात का भाई, कोर्ट गवाह है, मैं नहीं, साकेत कोर्ट गवाह है। ये तो मैं बिल्कुल ऑनलाइन बोल सकता हूँ मीडिया पे, इस बात का साकेत कोर्ट गवाह है। और फिर अपने ऊपर ले रहा भाई कोर्ट भी गलत है। अभी साउथ इंडिया देखो बेटा, इम्पॉसिबिलिटी के लिए उसने क्या क्या एग्जाम्पल दिए। The impossibility may exist from the very start. Initial stage पर impossibility हो सकती है। हाँ जी, इनिशियल स्टेज पर impossibility हो सकती है, पता ही नहीं था उसे और वो पहले से डील पे डील करे जा रहा है। भैया पहले पता कर ले, impossibility impossible ही नहीं है। In that case, it would be impossibility ab initio. Void ab initio word use हुआ था ना। Alternately, it may supervening impossibility may take place owing to, चार चीजें बता दी। पहला क्या था? Change in law. अनफोर्सीन चेंज इन लॉ, आपको पता ही नहीं था और वो लॉ में चेंज हो गया। मैंने उसका एग्जाम्पल दिया आपको, इंडस्ट्रीज हट गई दिल्ली के अंदर से बहुत सारी, जिन बेचारों ने पैसा लगाया था वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। सेकंड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, फ्लड आ गई, सब्जेक्ट मैटर था ना, शिप डूब गया, सब्जेक्ट मैटर है। द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स which was naturally contemplated for performing the contract. As a result, some personal incapacity like dangerous malady. क्या मीनिंग है यहाँ पर? पढ़ो एक बार फटाफट। कोई नहीं, एक बार पढ़ लिए तो, टेस्टिंग भी तो है यार। क्या मीनिंग क्या है? हंसते ज्यादा है ना, कोशिश नहीं करते बेटा, कोशिश करनी पड़ेगी आप लोग। तो मत हंसो आप, जो हंसा रहे हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो चाह नहीं रहे कि आप पढ़ें। बेटा एक्चुअली क्या है, देखो आप अगर नई मीनिंग पता हो ना तो लाइनों को सीक्वेंस को जोड़कर, हर जगह कई बार मीनिंग हमें भी नहीं पता होते, हम लाइन की सीक्वेंस को जोड़कर मीनिंग निकालते हैं। उसने क्या कहा है? सम पर्सनल इनकैपेसिटी। पर्सनल इनकैपेसिटी क्या होती है? आपके अंदर की बात आ गई ना, बात ह्यूमन बीइंग की इनकैपेसिटी। ह्यूमन बीइंग कब इनकैपेसिटी हो सकता है? कुछ उसको प्रॉब्लम होगी तभी तो। अब वो कह रहा है डेंजरस मेलेडी, कोई आपको डेंजरस डिसीज हो गई, और क्या हो सकता है अगर यहाँ पर, है ना, डेंजरस मेलेडी, यानी कुछ आपके साथ ऐसा हो गया कि अब आप अपने आप को पर्सनल इनकैपेसिटी फील कर रहे हैं। ऐसा होता है बेटा। एक अभी पीछे एक एग्जाम्पल अभी मेरे पास सामने ज्वलंत है। एक छोटा सा बच्चा, उसके माइंड में वो हो गया है,
क्या बोलते हैं, हल्का सा ट्यूमर, और वो ट्यूमर सॉरी यहाँ पर दिमाग के अंदर, तो वो ट्यूमर ने उसको क्या इफेक्ट किया, फिट्स आने शुरू हो गए, और वो जो खा रहा है वो वापस वेल आउट कर रहा है, ना खा पा रहा है ना पी। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा। एमआरआई हो गए, सीटी स्कैन हो गया, सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चल रहा। वो चीज है, समझ गए बात को? क्या फिर उन्हें एमआरआई कराया, समझ गए? मतलब कोई चीज ऐसी है जब आपके एग्जिस्टेंस में नहीं रही। लास्ट क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन होगा। एनिमी कंट्री हमने देखा, अब तो आप कर ही नहीं सकते, अब तो कर ही नहीं सकते वहां पर। सेक्शन 56 में था ये। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए जल्दी से, खत्म है मेरे ख्याल से। ये तो एग्जाम्पल आसान है। नेक्स्ट देखो, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लिख लीजिए, ये भी लिख कर छोड़ देते हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। लैप्स ऑफ टाइम तो कितना हमने डिस्कशन किया, बहुत भयंकर तरीके से डिस्कशन किया था टाइम। फिर लिखो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखो साफ साफ लिखा है, डेथ ऑफ प्रोमिसर या इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ प्रोमिसर। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच क्या होता है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, ये भी हमने पढ़ा भी था। यस सर। प्रोमिसी, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, इसलिए नहीं लिखवा रहे, पिछला ही है सारा। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, सिर्फ ये नाम लिख लीजिए। अभी अभी पढ़ा है सेक्शन 63 में, यस सर। वही आ रहा है पूरा पूरा कट, अगला भी कट कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट of promise to afford promiser reasonable facility for performance, वही सेम है। यस सर। कि मैं कमरा ही खाली नहीं कर रहा और मिस्त्री बाहर बुला रखा है। मर्जर ऑफ राइट्स। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे याद कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, मेहनत को तरीके से करें। डिफरेंस बिटवीन जब लिखाना हो तो आपको वही बीच में से लाइन डालकर वाला वो तरीके से अपनाना है। ऐसे नहीं कि पॉइंट नंबर 1 उसी में एक्सप्लेन करना है, वो नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर ठीक होगा, फिर वही बात है कि मार्क्स किसी को ज्यादा मिल जाएंगे, किसी को कम मिलेंगे, टीचर के हाथ में है। हाँ जी, ये कर रहे हैं, तो लिख लेंगे। मर्जर क्या होता है, मर्ज करना, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हो जाए। तो क्या कह रहा है, समटाइम्स द इंफीरियर राइट्स एंड द सुपीरियर राइट्स कोइंसाइड एंड मीट इन वन एंड द सेम पर्सन। In such cases, the inferior rights merge into the superior rights. On merger, the inferior rights vanish and are not required to be enforced. Inferior और superior में क्या फर्क है? Inferior थोड़े से निचले दर्जे के rights, superior जो है आपको बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छे। तो क्या कह रहा है, इसमें भी ऐसे inferior और इतना मतलब discriminates होते हैं। नहीं, बात राइट्स की हो रही कि कोई राइट है वो इंफीरियर मतलब हल्का फुल्का ऐसा कुछ में ज्यादा कुछ वही नहीं है आपके लिए। क्या कह रहा है, ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, सब्सिक्वेंटली ए परचेज दैट वेरी लैंड। अभी तक तो लीज पर थी, अब मैं ऑनर बन गया, तो पहला वाला राइट तो सुपीरियर के सामने इंफीरियर ही कहलाएगा ना, लीज वाला राइट तो। Now A becomes the owner of the land, the ownership rights become superior to the rights. मतलब ऐसी बस ये फर्क है, मतलब इंफीरियर सुपीरियर का मतलब ये नहीं, मतलब कोई ज्यादा बड़ा राइट है तो वो आपके लिए सुपीरियर हो गया पहले वाले के सामने, जो लोअर वन है वो इंफीरियर कहला रहा है।
यहाँ पर वैसे नहीं है। द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेसी स्टैंड्स टर्मिनेटेड। ठीक है जी, एक बार घर जाके इसका रिवाइज कर लो बेटे, है ना, जरा अच्छे से इसको बना लो। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पहले दे देंगे। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? Yes sir, हमने डाउट क्लास करी थी। ठीक है, नहीं क्लास छोड़ दी सर, मेरे ख्याल से छोड़ दी सर।